दोस्तों नमस्कार। मीडिया बड़ी ताकतवर हो चली है तो क्या लोकतंत्र के खंभे मजबूत हो चले हैं? इस दौर में मीडिया का धंधा बड़ा फल फूल रहा है तो क्या इस देश की इकोनॉमी पटरी पर आ रही है? भारत दुनिया का एक ऐसा एकमात्र देश है जहां पर पब्लिकेशंस का रजिस्ट्रेशन लाखों की तादाद में है। कुल संख्या 1,43,423 की है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर न्यूज चैनलों की संख्या 392 है। कुल चैनलों की संख्या तकरीबन 895 है, लेकिन न्यूज चैनल तकरीबन 400। दुनिया के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा ऐसा। तो क्या वाकई भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट बहुत मजबूत हो चला है, या फिर इस दौर में मीडिया की ताकत कुछ इस तरीके से बढ़ती चली गई कि राजनीति ने या तो उसे अपना हथियार बना लिया या फिर अपना ढाल बना लिया? और शायद इसीलिए जब चुनाव का मतलब भारत में लोकतंत्र के एहसास को जीना माना जाता है, तो फिर अगर चुनाव को ही मीडिया के जरिए कोई पॉलिटिकल सत्ता हड़प ले जाएगी तो क्या वाकई लोकतंत्र गायब हो चला है? इन सवालों पे गौर करने की आज जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार की तमाम रैलियों में आपने कभी भी इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं की भीड़ नहीं देखी होगी। वहां पर जितनी बड़ी तादाद में लोग अलग अलग जगहों पर जुट रहे हैं, इतना ही नहीं, आपने प्रियंका गांधी की रैलियों की भीड़ भी नहीं देखी होगी। कमाल की भीड़ होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली गूंजती है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुगुंज सुनाई देती है। और आज भी जब जन विश्वास यात्रा 6 जगहों से निकल रही है तो उन 6 जगहों पर बीजेपी के 6 मंत्री जो केंद्रीय स्तर के हैं और बीजेपी के अध्यक्ष सुबह से तमाम जगहों पर तमाम मीडिया चैनल सुबह से बताने में जुटे हैं। तो क्या यह सब कुछ लोकतंत्र को जीना है, या फिर चुनाव प्रचार को दिखाना, या फिर कुछ और है? आज यह सवाल इसलिए क्योंकि एक बात समझ लीजिए, भारत के भीतर में प्रधानमंत्री के भाषण लिखने के लिए एक टीम काम करती है, लेकिन उसमें जो सर्वोपरि होता है वह एक मीडिया पर्सन ही होता है। उसके जरिए ही किन शब्दों का इस्तेमाल कहां पर किस रूप में करना, इस टीम के बावजूद भी उस टीम में सबसे अहमियत पत्रकार की होती है, जिसकी नियुक्ति पीएमओ अपने तौर पर करता है, अपने पसंदीदा की करता है। राष्ट्रपति को कहां किस रूप में किस तरीके से बोलना है, इसके लिए भी मीडिया एडवाइजर वहां पर मौजूद है। इतना ही नहीं, मंत्रियों के भाषण और भाषण के बाद की स्क्रिप्ट भी मीडिया से जुड़ा हुआ कोई शख्स ही लिखता है। वह उनके पेरोल पर है, उनके साथ काम करता है। संसद हो या विधानसभा, सांसद हो या विधायक, उनके साथ पत्रकारों की एक टोली काम करती है, जिन्हें वो हायर करते हैं, जिन्हें पेरोल पर रखते हैं, ना सिर्फ अखबार और टेलीविजन न्यूज चैनल संभालने के लिए, बल्कि इस दौर में तो सोशल मीडिया का युग भी है। तो ट्विटर कौन संभालेगा, फेसबुक कौन संभालेगा, इंस्टाग्राम पे कौन संभालेगा, और किस तरीके से उस एमएलए या सांसद या मंत्री या प्रधानमंत्री की स्थिति को चकाचौंध तरीके से और शानदार तरीके से कौन रखेगा, वह भी संयोग से मीडिया कर्मी ही अपने तौर पर होता है। तो मीडिया की ताकत का एहसास तो इस देश को हो चला है, लेकिन उस मीडिया की ताकत को आप फिलहाल फोर्थ स्टेट से मत जोड़िएगा, क्योंकि यह सब कुछ एक तरफा खेल है। अखिलेश यादव 2012 के चुनाव को जब लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो खर्च किया था वो खर्च किया था लगभग 85 करोड़ रुपया। और इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो आखिरी महीने में खर्च करेंगे, आखिरी महीने से मतलब चुनाव प्रचार का जो होता है, उसका डाटा निकल कर आ रहा है 160 करोड़। तो एक साल में 85 करोड़, तब एक महीने में 160 करोड़ अब। और इसी दौर में चुनाव प्रचार का मतलब, और प्रचार वह भी मीडिया के जरिए, उसकी ताकत का एहसास सिर्फ इससे समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा प्रचार पर किसी ने खर्च किया है तो प्रधानमंत्री मोदी है। उनका रिकॉर्ड अब आने वाले वक्त में भी कोई तोड़ नहीं सकता। यानी मीडिया का धंधा फल फूल रहा है। नई परिस्थितियों ने इस दौर में जन्म दे दिया जहां पर पहला पन्ना एक एक महीने के लिए अखबार का बुक हो जाता है। अखबार के पहले पन्ने पर उसी पॉलिटिकल पार्टी का विज्ञापन जाएगा जिसके पास पैसा होगा, जो एक महीने का बुक करने की ताकत रखता हो। तो फिर कोई भी प्रचार प्रसार अखबार के जरिए समझना चाहते हो या फिर न्यूज चैनलों के जरिए, तो वहां पर आपके पास खूब पैसा होना चाहिए।
प्रचार की परिस्थिति एक पहले समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 2019 तक सिर्फ 5,749 करोड़ रुपए लुटा दिए। इन प्रचार की संख्या में अलग अलग मंत्रालयों का प्रचार नहीं आया है, यह सिर्फ प्रधानमंत्री का अपना प्रचार है। अगर तुरंत जानना चाहते हैं तो मनमोहन सिंह ने 10 साल के दौर में 3,582 करोड़ उड़ाए थे। इन्होंने 5 साल में 5,749 करोड़ रुपए उड़ा दिए। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल होता है, इस देश के भीतर में जब सबसे बड़ी तादाद में अखबारों का रजिस्ट्रेशन है, सबसे बड़ी तादाद में न्यूज चैनल की मौजूदगी है, तो ये कौन से न्यूज चैनल है और कौन से पब्लिकेशन है, ये क्या दिखाते हैं और इनको क्यों इस रूप में रजिस्ट्रेशन होता है, यह भी एक चीज जान लीजिए। 2019 से 2020 के बीच में सबसे ज्यादा एक साल में कोई पब्लिकेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वह भारत के भीतर में हुआ है। इसकी संख्या लगभग 30,000 है। 30,000 नए पब्लिकेशन का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2019 से 2020 तक के बीच में हुआ है। 2019 में तादाद 1,18,000 थी, जो बढ़कर 1,43,423 हो गई 2020 में। 2001 में अगर आप चले जाइएगा तो भारत के भीतर में, यानी 21वीं सदी की शुरुआत में भारत में जो रजिस्ट्रेशन पब्लिकेशन थे उनकी संख्या सिर्फ 51,000 थी, 51,960। 2014 में इलेक्शन जब प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे थे उस समय तक भी 1 लाख की संख्या पहुंची नहीं थी, 99,000 थी, और आज की तारीख में 1,43,000। ध्यान दीजिए, न्यूज चैनलों में भी इस दौर में टीआरपी की दौड़ खत्म हो गई है। टीआरपी की दौड़ जाहिर है स्कैम फ्रॉड इसको मानते हुए खत्म कर दी गई और पैसा देने का रवैया सरकार की तरफ से सब एक समकक्ष होते हुए जो सबसे अनुकूल पाठ पड़ेगा उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाने लगा। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को मौजूदा वक्त में सिर्फ देखना शुरू करें, हमारे पास उसका भी एक डाटा, यह बड़ा महत्वपूर्ण डाटा इसलिए है क्योंकि योगी सरकार ने अपने तौर पर किस न्यूज चैनल को कितना पैसा दे दिया एक बरस के भीतर में, अगर उस पर ध्यान दीजिएगा तो नंबर 1 पे आता है नेटवर्क 18, जिसको 28,82,00,000 रुपए दिए गए। जी दूसरे नंबर पर आता है 23,48,00,000 रुपए। एवीपी तीसरे नंबर पर 18,019 करोड़। इंडिया टुडे चौथे नंबर पर 10,64,00,000। रिपब्लिक 5वें नंबर पर 9,01,00,000। आईटीवी 7,24,00,000। टाइम्स ग्रुप 5,97,00,000। ये टेलीविजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके दूसरे पक्ष में आइए कि हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी के जरिए चुनाव को मैनेज करने की परिस्थितियां इस दौर में खूब होती है। तो पहले नंबर पर आपके जहन में आएगा फिर दोबारा न्यूज 18, 10,96,00,000 सिर्फ उसके हिंदी न्यूज चैनल को। इंडिया टुडे के ग्रुप से सबसे ज्यादा या टोटल 99% पैसा सिर्फ आज तक के पास गया, 10,14,00,000, जो योगी सरकार के जरिए एक साल के भीतर में दिया गया। तीसरे नंबर पर इंडिया टीवी 9,05,00,000। रिपब्लिक टीवी चौथे नंबर पर 8,69,00,000। एवीपी 5वें नंबर पर 7,24,00,000। यह हिंदी का सिर्फ न्यूज चैनल है, वो ग्रुप का था, यह पूरे सिर्फ हिंदी का है। न्यूज 24 को भी दिया जाता है, ये कांग्रेसी नेता से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन इनको भी 3,52,00,000 दिए गए हैं। न्यूज नेशन को भी 5 करोड़ दिए गए हैं। यह एक स्थिति है जो कि मीडिया को मैनेज करना। दूसरी परिस्थिति आती है, इस मीडिया में पैसा किसका लगा हुआ है। बार बार जिक्र होता है कॉरपोरेट का लगा हुआ है, और कॉरपोरेट की भागीदारी में खास तौर से अंबानीज की भागीदारी, जो न्यूज 18 ग्रुप से निकलते हैं तो न्यूज नेशन तक जब आप रुकेंगे तो तमाम चैनलों में नजर आता है उनके शेयर्स पड़े हुए हैं। मीडिया है, कॉरपोरेट है, इन दोनों को अपने अनुकूल चलाने की परिस्थिति में एक तीसरा शख्स मौजूद होगा, वह है राजनीतिक सत्ता। और राजनीतिक सत्ता जब चुनाव के मैदान में होती है तो कॉरपोरेट की पूंजी और मीडिया का प्रचार प्रसार, यह तीनों कॉकटेल कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपको कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा। आप भूल जाइए कि पश्चिमांचल में और पूर्वांचल में अखिलेश यादव की रैली में कितनी भीड़ थी। वो हो सकता है 1 मिनट की क्लिप चल रही हो, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जब बीजेपी की कोई रैली हो, कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, यहां तक कि वह जो प्रसाद बांटने निकले हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 80 लाख घरों को जो टारगेट बनाया गया, उसमें भी वहां पहुंचकर वह अहिल्याबाई होलकर ने जो बनारस का जीर्णोद्धार कराया था, जो काशी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उसको मौजूदा वक्त से जोड़कर वहां पर बीजेपी और
संघ का स्वयंसेवक पाठ करता है और एक लड्डू भरा डिब्बा देता है, उसको भी न्यूज चैनल पे दिखाया जाएगा। लेकिन इस लोकतंत्र को जीने के लिए चुनावी प्रक्रिया पर ना इलेक्शन कमीशन कुछ बोलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगी कि हम सुबह से लेकर रात तक एक ही व्यक्ति को क्यों देखते रह जाते हैं, एक ही बात को क्यों सुनते रह जाते हैं। यह तो देश संविधान से चलता है, यहां तो कुछ कानून भी हैं, प्रचार प्रसार को लेकर एक समानता भी, और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस भी कहती है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी बाकी राग क्यों नहीं सुनाई देते हैं, सिर्फ एक ही राग क्यों सुनाई देता है? उस एक राग की ध्वनि इतनी तेज होती है कि सब कोई के जहन में सिर्फ वही बैठ जाए, यह सवाल एक तरफ जहन में रखिएगा। उसके बाद आइए, इतनी बड़ी तादाद में जब पब्लिकेशंस मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में जब न्यूज चैनल्स मौजूद हैं, तो यह इनका काम क्या है? और हम लोगों के जहन में सिर्फ 2-3 न्यूज चैनल्स ही क्यों रेंगते हैं? बाकी अपने तौर पर क्या ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, हर स्तर पे काम करते हैं? यकीनन करते हैं। मीडिया की ताकत बड़ी जबरदस्त है, और खास तौर से मौजूदा वक्त में जो टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के दिमाग पे असर होता है। ध्यान दीजिए, समाज के भीतर इस दौर में हम लोग वर्चुअल दुनिया में आकर रहने लगे हैं। संवाद उस रूप में नहीं हो पा रहा है, वर्चुअल दुनिया से ही संवाद हो पाता है। यानी आपके सामने एक स्क्रीन है और आप संवाद बनाते हैं। बड़ा जबरदस्त काम हुआ है सत्ता और सरकार ने अपने लिए बनाने के लिए किया है कि हम जो सोचते हैं उसी को दिखाओ। और यहीं से एक बात शुरू होती है, क्या धीरे धीरे लोकतंत्र की मौत ऐसे ही होती है क्या? हम उस पर आए उससे पहले कुछ फैक्ट्स को जान लीजिए। इस देश के भीतर में जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि हर जगह पत्रकार जुड़ा हुआ है, तो हमने जानकारी चाही कि कितनी बड़ी तादाद में इस दौर में पत्रकार पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में पॉलिटिकल पार्टी ही सबसे ज्यादा लोगों को पेरोल पर रख सकती है। चाहे रैलियों में निकालना हो, चाहे दिहाड़ी के तौर पर रैलियों में लोगों को लाना हो, चाहे ट्विटर पे संदेश भिजवाना हो, चाहे फेसबुक पे अपने मैसेज को बढ़ाना हो, चाहे बड़े बड़े होर्डिंग्स को लगवाकर न्यूज चैनलों में उसे ही दिखलवाना हो, चाहे अखबारों में रिपोर्ट फाइल करानी हो। यह एक अलग हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इस देश का यह है कि बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए, और इस दौर में मीडिया का धंधा भी फलता फूलता चला गया। धंधा का मतलब यह है कि मीडिया का विस्तार हुआ है। पहले इसे देख लीजिए। जो बिजनेस और धंधा है इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट का, वह 2020 में यानी पिछले साल 1,38,000 करोड़ का धंधा था। कुल जो मीडिया का और एंटरटेनमेंट का धंधा है, यह अगले साल बढ़कर 2,23,000 करोड़ तक हो जाएगा। यह रफ्तार है, दुगनी से ज्यादा की रफ्तार की तेजी से बढ़ रहा है। आज की तारीख में यह तकरीबन 1,73,000 करोड़ हो चुका है। इस तेजी से पहली रफ्तार, इसके दायरे में जो अलग अलग डाटा निकल कर आए कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में यह पैसा जब आ रहा है तो उस बिजनेस का पूरा रोल क्या है। जो विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू है 2020 में यानी पिछले साल यह 59,600 करोड़ था, 59,600 करोड़, जो अगले साल बढ़कर हो जाएगा 91,500 करोड़। यानी कितनी तेजी से रफ्तार बढ़ रही है विज्ञापनों की। कहां से विज्ञापन आ रहा है, कौन दे रहा है, और मीडिया का विस्तार कैसे हो रहा है, कितना पैसा है इसमें। जो सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू है, जब आप एक मुश्त सब्सक्राइब करते हैं तो 2020 में यह 63,000 करोड़ था, 2023 में यह बढ़कर 94,000 करोड़ हो जाएगा। सरकार ने इस दौर में दुनिया के बाजारों के लिए भारत का मीडिया खोल दिया। कितना पैसा आया 2000 से 2021 तक, यानी इन 21 बरस में, मार्च के महीने 2021 तक में $9.5 बिलियन भारत में मीडिया के नाम पर पैसा आ चुका है। इसको अगर रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 72,265 करोड़ रुपया इस दौर में भारत आ चुका है। लेकिन इसका लगभग 50% हिस्सा सीधे सीधे 2014 के बाद आया है। अब 50 भी नहीं, 62% हिस्सा इसी दौर में निकल कर आया। ये तो आपके सामने एक स्थिति आई। अब इस मीडिया के प्रचार प्रसार को लेकर एक चीज और जान लीजिए कि इस देश के भीतर में हर सांसद, हर एमएलए अपने साथ मीडिया की टीम रखता है। हमने जब उस आंकड़े को निकालना शुरू किया कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में लोग, मीडिया कर्मी इन पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ गए हैं, जो पेरोल पर हैं, काम करते हैं उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अखबार में भी काम कर रहे हैं और वहां भी काम कर रहे हैं, वो एक अलग हिस्सा है।
ये है कि अगर आप ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पर, जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो कांग्रेस का मीडिया विंग है, जो आम आदमी पार्टी का मीडिया सेल है, इसमें तकरीबन 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस पाए हुए 750 जर्नलिस्ट काम करते हैं। 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले तकरीबन 1200 काम करते हैं, और टेक्निकल पर्सन्स की तादाद 875 है, यानी 2825। इसका लगभग 72% हिस्सा सिर्फ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। हर नेता का सोशल मीडिया अकाउंट है, हर एमपी एमएलए को मीडिया कॉन्शियस रहना है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर काम करती है। इसमें जब हमने निकालना शुरू किया, खास तौर से तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना, अकाली दल, तो जानकारी मिली यहां लगभग 8500 लोग काम करते हैं जो सिर्फ मीडिया के प्रोसेस को ही समझते हैं। उसमें लगभग 3000 के लगभग 2900 जर्नलिस्ट हैं, 1700 जो जर्नलिस्ट के क्षेत्र में कोर्स करके आए और इसमें इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया, यानी चैनल से अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। 3900 टेक्निकल पर्सन्स हैं, 2900 जर्नलिस्ट 3 साल और एक्सपीरियंस वाले, और 3900 टेक्निकल पर्सन। ये एक रीजनल पार्टीज का हिस्सा हमने आपको बताया। और जब आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में आइएगा, उसमें आम आदमी पार्टी को इसलिए जोड़ दिए क्योंकि यह भी अपने तौर पर बड़ा बढ़ियत काम करती है मीडिया को लेकर। तो इनके साथ जब जोड़िएगा, तो जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज प्लस आम आदमी पार्टी को जब जोड़िएगा, तो इसमें काम करने वालों की तादाद लगभग 7900 है। और यहां 8, यानी इस देश के भीतर में मीडिया को संभाले हुए ओवरऑल लोग जो है वो लगभग 15 से 20 हजार लोग हैं। तो क्या भारत के भीतर में एक सबसे ज्यादा न्यूज चैनल, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा पब्लिकेशन का रजिस्ट्रेशन, तीसरी तरफ अपनी मीडिया छवि को बनाने के लिए अब जर्नलिस्ट ही उसमें समाते चले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत के भीतर में जब हम लोकतंत्र का राग अपनाना चाहते हैं और ये सोचते हैं बार बार कि आखिर वह दृश्य क्यों कोई चैनल दिखाने से बचता है जहां पर गंगा की रेत पर शव पड़े हुए थे, क्यों कोई नहीं दिखाता है कि ऑक्सीजन के बिना अस्पतालों में लोगों की मौत हो रही थी, क्यों कोई नहीं दिखाता है कि किसानों को लेकर मंडियां जो काम कर रही थी अब वो निष्क्रिय कैसे बना दी गई, क्यों कोई नहीं दिखाता है कि एफसीआई गोडाउन और एफसीआई गोडाउन से ज़्यादा अनाज जो है इस दौर में जो अडानीज के सिलोज हैं उसमें पड़ा हुआ है, क्यों कोई नहीं बताता है कि एफसीआई इस दौर में 4 लाख करोड़ के घाटे में कैसे चली आई, क्यों कोई नहीं बताता है कि एलआईसी की आईपीओ का असर आने वाले वक्त में इस देश पर क्या पड़ने वाला है, क्यों कोई नहीं बताता है कि जनता का पैसा कैसे बैंकों के जरिए साइफन ऑफ किया गया कॉरपोरेट के पास और उन्हीं कॉरपोरेट्स को रियायत सरकार देती है, क्यों कोई नहीं बताता है, क्यों नहीं बताता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति गरीबी और मुफलिसी में सबसे बुरी हो चली है, क्यों नहीं बताता है कि इतनी लंबी सड़कों का जब प्रधानमंत्री रस्सी काटते हैं, फीता काटते हैं, लोकार्पण उद्घाटन करते हैं, जो जो शब्द जोड़ना है और उसके साथ जब आंकड़ों को जोड़ते चले जाइए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर ही 4 लाख करोड़ का ऐलान इस दौर में हो गया। और उसको लेकर अगर समूचे राज्य में वाकई 4 लाख करोड़ खर्च कर दिए जाए तो यहां के लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन लोगों की जिंदगी क्यों नहीं सुधरती है, नेताओं की क्यों सुधरती है, ये सब बातें क्यों गायब हो जाती है? ये काम तो मीडिया का है, उस फोर्थ स्टेट का है जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखता हो। लेकिन डेमोक्रेसी इस प्रक्रिया से अगर गायब हो गई तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कौन सी बेचैनी आपके भीतर है? आप कितना भी कुछ करते रहिए, सिवाय आप अपनी प्रक्रिया से हटकर कोई दूसरी प्रक्रिया को इस देश में लोकतंत्र के लिए जी ही नहीं सकते हैं। यानी आपके अपना मीडिया होना चाहिए, आपका अपना सोशल फॉर्मेट होना चाहिए, आपके पास अपनी इतनी पूंजी होनी चाहिए। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी कॉरपोरेट की तरह पैसा कमाने जब तक नहीं लगेगी, जो आज की तारीख में इलेक्ट्रल बॉन्ड और दूसरे फंडिंग के जरिए बीजेपी की स्थिति हो गई है, तभी तो 5 सितारा हॉस्पिटल नहीं, 5 सितारा होटल भी नहीं, 5 सितारा बीजेपी का दफ्तर। जरा सोचिए, वह दफ्तर जो इससे पहले था जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी थे, वो अशोक रोड में हुआ करता था। अब वो परिस्थिति बदल गई है। अब तो पूरा एयर कंडीशन ऊपर से नीचे है, लिफ्ट धाएं धाएं चलती रहती है, 5वें फ्लोर पर अध्यक्ष बैठते हैं, ऊपर जो पहुंच जाए वो तर जाए। एक ऐसी परिस्थितियों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। इतना सब कुछ है जो कि इस देश की जिंदगी से कटा हुआ है। तो इस देश की जिंदगी को जीने वाले लोग लोकतंत्र के 2 शब्द भी अगर कहें और उस लोकतंत्र के 2 शब्दों को अगर चुनाव के जरिए भी जीना चाहें तो भी नहीं जी सकते हैं।
क्योंकि दिखाया बताया जाएगा नहीं, परोसा जो जाएगा वो सत्तानुकूल होगा। उस परोसने की दिशा में आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा, तो फिर किस बात का रोना और किस बात का गाना। सवाल ये नहीं है कि ईडी आईडी की रेड भर हो जाती है। सवाल इस दौर में सबसे बड़ा जो समझने का है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, कि जब जो दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे, यह वही मीडिया तय करे जो सत्ता के साथ खड़ी है, या सत्ता ने उसको इस दौर में रेंगना भी सिखा दिया और रेंगने को ही मीडिया कर्मी बतला दिया। इस दौर में डेमोक्रेसी की हत्या भी हुई और डेमोक्रेसी की हत्या को ही डेमोक्रेसी का सिस्टम भी करार दे दिया गया। ये सब कैसे होगा? हमें लगता है 4 सिचुएशंस आखिर में समझ लीजिए। पहली, लोकतांत्रिक मूल्यों का खत्म होना। दूसरा, राजनीतिक विरोधियों की लेजिटिमेसी से इनकार कर देना। तीसरा, हिंसा को सहना और उसे बढ़ावा भी देना। और चौथा, मीडिया को पूरे तरीके से खत्म कर देना। इन 4 परिस्थितियों के अलग अलग फॉर्मेट दुनिया भर में मान्य है और दुनिया भर की तमाम फिलॉसफी के बीच पहला हिस्सा लोकतंत्र का आता है। संविधान के हक जो जनता को मिलते हैं, वो हक जनता को संविधान के जरिए ना मिले बल्कि राजनीतिक सत्ता की निर्भरता पर आकर टिक जाए। ये पहली मौत लोकतंत्र की होती है। सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स पर सीधा हमला जब सत्ता करने लगे तो ये दूसरी हत्या होती है डेमोक्रेसी की। तीसरी हत्या लिंचिंग की होती है, जिसमें डेमोक्रेसी का हिस्सा बना दिया जाता है कि कानून सत्ताधारियों की लिंचिंग के लिए काम कर रहा है। यह डेमोक्रेसी की तीसरी हत्या होती है। इससे जुड़ी हुई लेजिटिमेसी आती है संसद को लेकर। संसद की उपयोगिता को खत्म कर डालिए, विपक्ष की मौजूदगी को कोई महत्व मत दीजिए, विरोधियों को अपराधियों की तर्ज पर जो पेश किया जाए जैसा लगने लगा, यानी विरोधी अपराधी नजर आने लगे। ईडी, आईटी, सीबीआई, सीवीसी, सीएजी, ये तमाम संवैधानिक संस्थानों की भूमिका कुछ इस तरीके से नजर आए जो सत्तानुकूल हो। विरोधी को विदेशी एजेंट के तौर पर देखना शुरू कर दीजिए और दुश्मन जो देश का नंबर 1 है उसके साथ जोड़ना शुरू कर दीजिए। यह दूसरा कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी में वायलेंस आता है, यानी गलत हिंसा में पुलिस और सुरक्षा बलों को भी झोंका जाए क्या? विरोधियों के खिलाफ मॉब अटैक की परिस्थितियां लाई जाए क्या? समर्थकों की हिंसा को मान्यता दिया जाए और उन्हें पनिशमेंट बिल्कुल ना दी जाए? और अपने समर्थकों की हर पुरानी हिंसा की तारीफ की जाए या उस केस को अपने हिसाब से खत्म कर दिया जाए? यह तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी मीडिया और सिविल लिबर्टीज से जुड़ी हुई है। नागरिक अधिकार को खत्म कर डालिए। कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत और एक्शन लेने की जरूरत सिर्फ विरोधी और विपक्षी को लेकर हो। पुरानी सरकार ने जो भी रिप्रेसिव मेजर्स किए हों उनकी तारीफ कीजिए और मीडिया की भूमिका को अपने साथ इस रूप में जोड़ लीजिए कि वह पूंजी भी हो, मार्केट इकोनॉमी भी, और दुनिया के बाजार में जो एफडीआई का आगमन हो वह इस रूप में 100% फ्री कर दिया जाए। यानी एक्सप्रेशन को 100% फ्री मत कीजिए, मनी को 100% फ्री कीजिए। और उस मनी की गुलामी करते हुए तमाम मीडिया संस्थान इस दौर में नजर आने लगे तो वह पत्रकारों के सामने भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि वह नौकरी किसी मीडिया हाउस में करे या किसी सांसद, किसी मंत्री के यहां करने पर ही अपने आप को रुतबा वाला माने, क्योंकि वह मीडिया हाउस भी तो आखिर में उसी पॉलिटिशियन के दरवाजे पर जाएगा। यह स्थिति भारत के भीतर की है और यूपी का चुनाव हमारे और आपके सामने खड़ा है। तो कौन सा रोना अखिलेश यादव रोना चाहते हैं और प्रियंका गांधी किस तरीके से कह सकती है लड़ सकती हूं? तमाम परिभाषाएं बदली जा रही हैं, बदल दी गई है और इसे बताने दिखाने वाला कोई नहीं। लोकतंत्र इसे ही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।